हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं और बहुत सारे चैप्टर्स अपलोडेड है चैनल पे, जाके आप लोग देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। अभी कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, उनको भी मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फाइनली बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख के बहुत खुश हुए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के इतने दिन से कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम एसी सर्किट स्टार्ट करो, एसी सर्किट स्टार्ट। पूरा वीडियो लेक्चर जितने भी कमेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स एसी सर्किट के मैंने देखे, तो उसी लिए मैंने आज डिसीजन लिया कि मैं आज एसी सर्किट अपलोड करने वाली हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग हमारा एसी सर्किट ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 13। और बहुत सारे बच्चों के वेव ऑप्टिक्स के भी कमेंट है, तो जरूर होगा। इसके बाद वो भी चैप्टर होगा बच्चों, सारे चैप्टर्स होंगे। आप बस पेशेंस रखो, पढ़ाई करते रहो। जो वीडियो आएगा उसको बस सुन के उसकी नोट्स निकाला करो। सारे लेक्चर्स होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, आज का लेक्चर देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग चैप्टर 12 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जरूर देखें, क्योंकि एसी सर्किट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों रिलेटेड चैप्टर्स हैं। बहुत सारा पार्ट हमने उसमें से लिया है। वैसे नहीं भी देखा होगा और जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बच्चों, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन तो देना चाहूंगी बच्चों। जैसे मैं हर एक चैप्टर स्टार्ट करते समय देती हूँ, वैसे आज भी मैं आपको देने वाली हूँ। मैं आज आपको मोटिवेशन नहीं, आपको थोड़े टिप्स देने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, जब भी हम लोग कोई लड़ाई करते हैं, लड़ाई नहीं करते हम लोग, अगर हमें कोई लड़ाई जीतनी है, लड़ाई तो आप लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे हिस्ट्री अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि लड़ाई करने के लिए, वैसी लड़ाई नहीं बच्चों। कोई भी लड़ाई अगर हमें जीतनी है अपनी लाइफ में, अगर कोई लड़ाई जीतनी है तो उसके लिए उस लड़ाई की ताकत का अंदाजा हमें होना चाहिए, है ना। तो हमारी लड़ाई कौन है बच्चों? हमारी लड़ाई है एग्जाम। और ये एग्जाम की ताकत अगर आपको जाननी है, उस सब्जेक्ट की एग्जाम की ताकत अगर आपको जाननी है, तो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो है वो हमें पता होनी चाहिए। तो आप लोग क्या करो, इसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, उनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। मतलब अभी मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, बोर्ड के, सीईटी के, सारे बुक्स अवेलेबल है। तो आप क्या करो, वो बुक्स परचेस कर लो और वहां से जितने हो सके उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करो और वो सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे बच्चों, 100% अच्छे मार्क्स आएंगे, 100% मैं बताती हूँ, ठीक है। तो और ज्यादातर हो सके तो आप बुक कैसा परचेस करो जिसमें सॉल्यूशन भी हो। नहीं तो आपका टाइम है ना, क्वेश्चन तो आपके पास रहेगा लेकिन उसका आंसर सर्च करने में ज्यादा जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है चैप्टर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इनकेस आपकी पढ़ाई नहीं हुई, आपने चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्यूशन के साथ अगर आप लोगे तो उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हो, है ना। तो उसका अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है, लेकिन रटोगे तो भूल जाओगे। और कितना रटोगे बच्चों, इतना सिलेबस है, इतना रट के हमें पॉसिबल नहीं है। तो हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। वैसे भी मैं बताती हूँ, फिजिक्स में रटना मना है, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, एसी सर्किट विदाउट वेस्टिंग टाइम बच्चों। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाघ एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। उसके अंदर सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियोज मिल जाएंगे और उससे रिलेटेड डीपीपी शीट्स भी मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, पहला लेक्चर है एसी सर्किट का, एक इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो उसमें कुछ लॉज हमने पढ़े थे वो हम लोग देखेंगे। देन अगर एसी करंट है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका ग्राफ क्या रहेगा, ये सारी चीजें, आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में होने वाली है। तो उस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे बच्चों। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो बच्चों, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ये ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा चुकी हूँ और बहुत डिटेल में मैंने ये लॉ पढ़ाया है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या बच्चों, मैं आपको बता दूं। देखो, फैराडेज लॉ है क्या। फैराडे नाम के एक महान साइंटिस्ट ने बहुत ही बड़ा इन्वेंशन किया था। क्या इन्वेंशन किया था? उन्होंने एक ऐसा सर्च किया था जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी, महंगी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम दाम में मिलने लगी। वो इन्वेंशन क्या था वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उन्होंने कहा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बच्चों। लॉ में बाद में बताऊंगी, इसके 2 लॉज होते हैं एक्चुअली, बट उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या था वो मैं आपको बताती हूँ।
उन्होंने क्या किया, एक कॉइल ली ऐसे, एक कॉइल लिया ऐसे, और इस कॉइल को उन्होंने एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया, कॉइल को गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया, एंड देन उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, एक मैग्नेट लिया जिसको नॉर्थ पोल होता है एंड साउथ पोल होता है, ऐसा एक मैग्नेट लिया, और उस मैग्नेट को उन्होंने उस कॉइल के पास वो लेके गए एंड दूर लेके गए, अप्रोच किया, रिसीव किया उसको, उस कॉइल को कॉइल के पास लेके गए और दूर लेके गए, मतलब मूवेबल, कैसा मूवेबल रखा उन्होंने उस मैग्नेट को। तो ये मूवेबल मैग्नेट की वजह से हुआ बच्चों, क्या हुआ देखो, इस मूवेबल मैग्नेट की वजह से यहाँ पे ये गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाया, मतलब गैल्वानोमीटर पहले 0 पे था, जैसे ही वो मैग्नेट हम लोग मूव करने लगे गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट होने लगा। इसका मतलब क्या बच्चों, कि उस कॉइल में करंट आ गया। तो ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था बच्चों, कोई बैटरी नहीं, कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं, और फिर भी उस सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है। और ये सारी जादुई बातें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत डिटेल में स्टडी की है ना। तो आप जरूर देखिए, वहां पे सारे लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल पे सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। तो ऐसा बहुत बड़ा इन्वेंशन फैराडे का था, और उसी के ऊपर से फिर उन्होंने 2 लॉज बनाए। उन्होंने क्या कहा कि अगर ये मैग्नेट यहाँ कांस्टेंट है तो इस कॉइल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉइल अंदर से करंट फ्लो नहीं करती, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज सर्किट, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। ऐसा उन्होंने पहला लॉ दिया था। तो पहला लॉ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट लॉ क्या था फैराडे का, first law, whenever there is change in magnetic field, whenever there is change in magnetic field, there is change in magnetic field in the closed circuit, then EMF is induced in the सर्किट। ये उनका पहला लॉ था। जब वहां पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। सिमिलरली उनका सेकेंड लॉ क्या था, सेकेंड लॉ ये था कि अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकेंड लॉ, अगर ये चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज होता है, मतलब देखो जैसे ये कॉइल के पास आप लोग ये मैग्नेट को लेके आते हो, तो ये मैग्नेट बहुत दूर है मान लो, और इसको हम ऐसे नजदीक लेके आएंगे तो उतना फ्लक्स बढ़ेगा, जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा ईएमएफ वहां पे इंड्यूस्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या, चेंज इन फ्लक्स जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। If that increases, then EMF also increases. If that decreases, then EMF also decreases. ये उनका सेकेंड लॉ था, और जिसका फॉर्मूला हम लोग बहुत जगह पे यूज करने वाले हैं। क्या सेकेंड लॉ क्या था, the induced EMF is directly proportional to, induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux। इसका मतलब E is directly proportional to d phi by
dt। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, बहुत बार इसको माइनस साइन लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ये माइनस साइन क्यों है? क्योंकि वो करंट जो प्रोड्यूस हुआ है दैट इज अपोजिट, वो अपोजिट होता है, दैट मीन्स वो चेंज को अपोज करने का काम करता है। ये मैंने डिटेल में लिया है बच्चों, लेंज लॉ में हमने स्टडी किया था, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, बट जितना रिक्वायर्ड है उतना मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है। तो बच्चों ये अभी आगे जाने से पहले इसका स्क्रीनशॉट जरूर निकालें। बच्चों ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन अराइज ये हुआ होगा कि हमारे घर में आने वाला करंट कौन सा है, हम तो यूज करते हैं वो करंट कौन सा है, वो अल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट है। तो बच्चों हमारे घर में जो आता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। और डायरेक्ट करंट, ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस जो है वो डायरेक्ट करंट पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेमीकंडक्टर में बताया कि हम लोग क्या करते हैं, आने वाले अल्टरनेटिंग करंट को पहले डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, देन कैसे, बाय यूजिंग रेक्टिफायर। तो बच्चों आने वाला जो भी करंट होता है वो अल्टरनेटिंग होता है। तो अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ। अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या, मान लो यहाँ पे मैं एक एसी सोर्स लगाती हूँ। एसी सोर्स हमेशा इस सिंबल में रहेगा बच्चों। एक सर्किट हमने लिया, इस सर्किट के अंदर मैंने एक लोड लगाया, रेजिस्टर, इसको हम लोड रेजिस्टर कहते हैं, मान लो कोई भी लोड रेजिस्टर है, और यहाँ पे हमने एक एसी सोर्स लगाया। सिमिलरली दूसरा सेम सर्किट मैंने लिया और उसके अंदर मैंने डीसी सोर्स लगाया। बच्चों डीसी सोर्स के लिए हम लोग ऐसा सिंबल यूज करते हैं बैटरी का, जहाँ पे एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, ऐसा सोर्स हम लोग लगाते हैं, उसको हम डीसी सोर्स कहते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैंने एसी सोर्स लगाया, तो होगा क्या, देखो ये एसी सोर्स, यहाँ पे इसके दो साइकिल्स होते हैं, अल्टरनेटिंग साइकिल्स होते हैं बच्चों। मतलब एसी जो होता है, एसी हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहेगा, उसका करंट वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब क्या, पहले 0 रहेगा, फिर 1 2 3 4 5 तक जाएगा, वापिस 4 3 2 1 0 तक आएगा, फिर -1 2 3 4 -5 -4 3 2 1 अगेन 0। तो ऐसे कंटिन्यूअसली करंट चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैंने 5 वोल्ट लगाया तो वो 5 वोल्ट का 5 वोल्ट ही है, एवरी टाइम दैट इज 5 वोल्ट ओनली। बट यहाँ पे क्या, 5 से 0 से 5, 5 से 0, 0 से -5, 5 से 0, ऐसे कंटिन्यूअसली वेरिएबल है। तो जब आपका ये साइकिल चल रहा है, मान लो इनिशियली ये साइकिल यहाँ पे एंटर किया, तो ये साइकिल जब आएगा तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। तो कन्वेंशनल करंट फ्लो की डायरेक्शन हम लोग कहाँ से कहाँ दिखाते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो जब मैं ये साइकिल यहाँ भेजती हूँ तो यहाँ पे होगा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसे करंट फ्लो होगा। और जब मैंने सेकेंड साइकिल यहाँ पे भेजा तो क्या होगा बच्चों, ये जो पॉजिटिव था ये बन गया निगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। तो अब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव से निगेटिव, ऐसे कुछ रहेगी। ठीक है, मतलब पहला साइकिल जब आएगा तो करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, दूसरा साइकिल आएगा तो करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब क्या बच्चों, कि जो करंट है जिसकी पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या, ये साइकिल देखो सबसे पहले मान लो ये साइकिल आया तो इस साइकिल में पोलैरिटी ये थी और दूसरे साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो गई। पोलैरिटी चेंज होना मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। मतलब यहाँ प्लस माइनस देन माइनस प्लस, ऐसे कंटिन्यूअसली वो चेंज हो रहा है। तो करंट, जो करंट को पोलैरिटी पीरियोडिकली चेंज हो रही, पीरियोडिकली मतलब ये आफ्टर दिस वन साइकिल अगेन नेक्स्ट साइकिल इज रिवाइज, अगेन नेक्स्ट साइकिल इज रिपीट, मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली साइकिल रिपीट हो रहे हैं और पोलैरिटी उसकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना। तो ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। आया समझ में, दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन देखो क्या आएगी यहाँ पे, एज इट इज, जैसे मैं बता रही हूँ बच्चों, हर एक स्लाइड को आप लोग कॉपी करोगे। अगर आपको लिखना बोर होता है तो इसके स्क्रीनशॉट्स निकालो, उसके प्रिंट आउट्स निकालो, उतना टाइम भी बचेगा आपका, नहीं तो लिखते चलो, है ना, पीडीएफ बना लो इसकी। देखो क्या है अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन क्या है, अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या,
alternating current for which polarity of a signal changes periodically. Polarity of a signal changes periodically, called as alternating current. ओके, इसको कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद डायरेक्ट करंट मतलब क्या, यहाँ पे पोलैरिटी बस कहाँ से कहाँ रहेगी, पॉजिटिव टू निगेटिव, बस एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। मतलब जिसकी पोलैरिटी फिक्स होती है, जो करंट की पोलैरिटी फिक्स्ड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। डायरेक्ट करंट मतलब current for which polarity is fixed, called as direct current, समझ में आया बच्चों? तो ये, और सिंबल भी इसका याद रखो, इसका AC का सिंबल कुछ ऐसे होता है और DC का सिंबल ऐसे होता है। AC को हम लोग मूवेबल एक वेव के फॉर्म में, सिनोसॉइडल वेव होती है AC सिनोसॉइडल, उसका सिग्नल, अभी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज AC जनरेटर। अभी इस AC जनरेटर से अभी हम लोग फॉर्मूला लेने वाले हैं बच्चों। इस AC जनरेटर का जो टॉपिक है वो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ये सेपरेट टॉपिक है, वहां पे मैंने डिटेल में लिया है, बट अभी जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको बताने वाली हूँ, बट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी मैं आपको बताऊंगी। बच्चों AC जनरेटर क्या होता है, देखो एक बार मैं आपको बता दूं। हमने क्या किया था, एक नॉर्थ पोल लिया था एंड एक साउथ पोल लिया था, है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। AC जनरेटर ऐसे ही होता है, जो क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा के देता है, पावर देता है, उसको हम AC जनरेटर बोलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में AC जनरेटर लगाया होता है, तो उसमें AC करंट है, तो वो AC करंट का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। वही फॉर्मूला अभी हम लोग यहाँ कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया था, याद है, एक ऐसा कॉइल लिया था, आपको याद होगा तो, एक ऐसा कॉइल लिया था और इस कॉइल को हमने ऐसे रोटेट किया था। मतलब इस कॉइल को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ रहेगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ। फिर हमने क्या किया था, उस नॉर्थ से साउथ के बीच में हमने हमारा ये कॉइल जो है उसको रोटेट किया था। तो आपको याद है हम क्या करते थे, तो ये मान लो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है। इनिशियली ये लूप जो है हमारा वो कुछ ऐसे है, तो जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करती जाऊंगी, ऐसे रोटेट करती गई, पहले इनिशियली एंगल है 0, फिर मान लो ये एंगल बन गया 90 डिग्री, फिर बन गया 180 डिग्री, फिर बन गया 360 डिग्री, है ना। मतलब जैसे पहले मान लो वो ऐसे था तो यहाँ से बहुत सारे, देखो ये जो पोर्शन है, मान लो ये लूप है, तो ये लूप अगर ऐसे होगा तो इसके अंदर से बहुत सारे फ्लक्स जाएंगे। अगर ये ऐसे होगा तो इसके अंदर से एक भी फ्लक्स नहीं जाएगा। इमेजिन करो ऐसे फ्लक्स जा रहा है ना, और ये अंदर से खाली है, ये अंदर से खाली है, मतलब क्या, ये रिंग टाइप, ऐसा लूप है, अंदर से पूरा खाली ऐसे, ठीक है, मतलब एक फ्रेम जैसा है ना, एक फ्रेम है ऐसे मान लो, तो उस फ्रेम के अंदर से बहुत सारा फ्लक्स एंटर करेगा। लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे मूव करती हूँ, तो इसको हम रोटेट कर रहे हैं ना ऐसे, अगर वो ऐसा है तो बहुत सारा फ्लक्स जा रहा है उसके अंदर से, अगर मैं उसको ऐसा कर दूं तो उसके अंदर से एक भी फ्लक्स नहीं जाएगा। तो देखो जब वो इनिशियली ऐसा है, मान लो ऐसा है, तो इसके अंदर से एक भी फ्लक्स नहीं जा रहा है। फिर धीरे धीरे मैं बढ़ा रही हूँ, इसको रोटेट कर रही हूँ, जैसे रोटेट करूंगी 1 लाइन गई, 2 लाइन गई, 3 लाइन गई, बहुत सारी लाइन्स अभी इसके अंदर से जाने लगी, तो सबसे मैक्सिमम EMF हमें मिलेगा। फिर मैंने और इसको रोटेट किया, फिर अभी कम हो गया, फिर अभी वापस 0 हो गया,
फिर मैंने उल्टी डायरेक्शन में रोटेट किया, अभी एक लाइन अभी माइनस आएगा, अभी -1 -2 -3 और बहुत सारी लाइंस अभी इसके अंदर से फ्लो होंगी। फिर वापस रोटेट किया, वापस वो स्ट्रेट पोजीशन में, अभी 0 लाइंस। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, कुछ ऐसे हमें सिग्नल मिल रहा है। देखो पहले हमने इसको 0 पे रखा था, फिर एक भी लाइन नहीं गई, फिर हमने रोटेट करना स्टार्ट किया, मैक्सिमम फ्लक्स वहां पे मिला, मतलब ईएमएफ मैक्सिमम। फिर वापस उल्टी डायरेक्शन में स्टार्ट किया, फिर 0 आ गया, फिर वापस हमने स्टार्ट किया अपोजिट डायरेक्शन से तो माइनस में बढ़ गया, एंड देन वापस हमें इससे एसी जनरेटर से कौन सा सिग्नल मिलता है बच्चों, हमें एसी सिग्नल मिलता है। तो वो एसी सिग्नल, ये कौन सी वेव है, दिस इज सिनोसॉइडल वेव, है ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पहली चीज तो ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो वो एंगल हम क्या लेते हैं यहाँ पे, थीटा, है ना। पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये वेव सिनोसॉइडल वेव है एक, तो यहाँ पे एंगल क्या है बच्चों, थीटा, और थीटा को हम लोग लेते हैं ओमेगा टी, है ना। थीटा को हम लोग क्या लेते हैं, ओमेगा टी। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे आप लोगों को तो आप ऐसे ही लिखो जैसे मैं अभी लिख के देने वाली हूँ, क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो ओमेगा टी। तो थीटा देखो क्या क्या है, पहले थीटा क्या है 0, फिर उसके बाद क्या आता है 90, उसके बाद आता है पाई मतलब 180, देन उसके बाद आता है 3π/2 मतलब 270, उसके बाद आता है 2π, है ना। ऐसे ही कुछ मिलता है हमें। देखो पहले क्या होता है 0, उसके बाद π/2, उसके बाद होता है पाई, उसके बाद होता है 3π/2 एंड देन अगेन 2π। तो पहले क्या हुआ, जब 0 था तो एक भी फ्लक्स नहीं था, फिर हमने उसको रोटेट करना स्टार्ट किया तो उसको हम परपेंडिकुलर लेके गए तो फ्लक्स हमें मैक्सिमम मिला। फिर वापस हमने रोटेट करना स्टार्ट किया तो वो वापस पाई मतलब पैरेलल आ गया तो वापस 0, फिर हमने वापस रोटेट करना स्टार्ट किया तो ये 3π/2 आ गया, एंड देन वापस हमें क्या मिला, 2π पे 0 मिला। कुछ ऐसी वेव हमें मिलती है। इसका मतलब बच्चों ये ईएमएफ एंड करंट दोनों का भी ग्राफ है। तो देखो 0 जब एंगल है, जब एंगल 0 है तब हमें क्या मिल रहा है 0, जब एंगल π/2 है तब हमें मैक्सिमम मिल रहा है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0, एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब ये मिनिमम ये मैक्सिमम, इसका मतलब ये सिनोसॉइडल वेव है ना। और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी सबसे ज्यादा वैल्यू उसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, जो हम प्लस से डिनोट करते हैं। अगर ये करंट है तो हम इसको I0 बोलेंगे, अगर ये ईएमएफ है तो हम इसको E0 बोलेंगे। सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन में जो वैल्यू रहेगी दैट इज -E0 या फिर -I0 रहेगी, ऐसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अभी इसका इक्वेशन देखो क्या है, इंड्यूस्ड EMF in AC generator, induced EMF in AC generator is क्या होगा, that E is equal to E0 sin थीटा मतलब sin ओमेगा t, ओके। इसके अंदर E0 क्या है, E0 है पीक वैल्यू, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देन टी क्या है यहाँ पे टाइम, कितने टाइम पे, मतलब इस टाइम पे 0 है, इस टाइम पे मैक्सिमम, इस टाइम पे 0, ऐसे टी क्या है यहाँ पे टाइम। और इसको क्या कहा जाता है बच्चों, E0 को पीक वैल्यू मतलब सबसे मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम ईएमएफ, इसी को हम मैक्सिमम बोलते हैं। तो बच्चों याद रखना है आप लोगों को, जब भी एसी ईएमएफ है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एसी ईएमएफ की बात चल रही होगी, जहां पे आपको ऐसा सिग्नल दिखे, आप तुरंत फॉर्मूला यूज करोगे E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, दिमाग में याद रखो। देखो, और अगर आपको ऐसा सिंबल दिखे तो हम लोग क्या यूज करते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R, है ना, ओहम्स लॉ यूज करते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू I इंटू R। और जब ऐसा दिखता है तो हम बोलते हैं दैट इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। समझ में आया। तो बच्चों ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, इफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड देन करंट आल्सो फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो वो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो AC current, that means alternating current in the circuit is is क्या होगा, I is equal to
I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे I0 क्या है? दिस इज ऑल्सो द पीक वैल्यू। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीक वैल्यू। इसको पीक वैल्यू कहा जाता है। तो जो अल्टरनेटिंग सिग्नल होता है बच्चों, उसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट changing continuously, changing continuously with respect to time, with respect to time is called alternating current, is called alternating current। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर में डिराइव किए थे, है ना? याद है आपको? ओके स्टूडेंट्स, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कम ऑन। ओके बच्चों, अभी देखते हैं, होप सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। लेकिन उसके पहले ना हम लोग पीक वैल्यू की डेफिनेशन भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने डाली नहीं, एक काम करते पहले उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? पीक वैल्यू, कभी कभी इसकी भी डेफिनेशन आप लोगों को पूछी जाती है बच्चों, इसलिए मैं दे रही हूँ। पीक वैल्यू मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज ऑन आइदर साइड। आइदर साइड क्यों बच्चों? ऑन आइदर साइड is called peak value, is called peak value। ओके, मतलब क्या? देखो आइदर साइड मतलब क्या बच्चों? कि यहाँ पे ये ऐसा साइकिल है, तो इस डायरेक्शन में जो है ये इसकी पीक वैल्यू है पॉजिटिव साइड में, और इस डायरेक्शन जो है वो इसमें निगेटिव साइड है पीक वैल्यू। तो ऑन आइदर साइड, तो इसकी पीक वैल्यू, इसकी पीक वैल्यू, दोनों की साइड की पीक वैल्यू। ठीक है, तो देखो अभी इसको मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ क्या आएगा। मान लो अगर करंट है तो I इज इक्वल टू क्या होता है? I0 साइन ओमेगा टी, है ना? तो यहाँ I0 मुझे पीक वैल्यू मिल रहा है, तो I0 इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे? I डिवाइड बाय साइन ओमेगा टी। क्लियर? सिमिलरली अगर मैंने E का फॉर्मूला दिया तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा? E0 साइन ओमेगा टी। तो इससे मुझे E0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? E डिवाइड बाय साइन ओमेगा टी। ओके डन। तो ऐसे होती है बच्चों पीक वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि आरएमएस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब ये देखते हैं, देखो टॉपिक थोड़ा सा है ना, बार बार वही रिवाइज हो रहा है, मैं बार बार नहीं बोल रही मैं। हाँ, यहाँ पे था बच्चों पीक वैल्यू। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया वो। अब देखते हैं बच्चों एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू क्या होती है। मतलब क्या? देखो अभी यहाँ पे हमने देखा कि वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू मेजर करनी है तो मैं कौन सी लूंगी? 0, -1, -2, -3, -5, कंटिन्यूअसली वो तो चेंज हो रहा है। तो हम करंट बताएंगे क्या? अभी कितना करंट फ्लो हो रहा है? -1, -2 में कैसे बताएंगे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका एवरेज निकालते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं, और एवरेज का ही होता है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस मतलब क्या? रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं, इन दोनों का फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं। वो कैसे आया वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बच्चों आरएमएस वैल्यू, ये दोनों भी पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे देखेंगे हम लोग एवरेज क्या होता है, देन देखेंगे हम लोग कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों एवरेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको याद होगा। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैंने आपको बताया कि यहाँ का करंट है 1, 2, 3 एंड देन 5, ओके, देन वापस 4, 3, 2, 1। तो आप क्या करोगे? मैंने बोला कि चलो इसका सबका एवरेज निकालो, है ना? मतलब मैक्सिमम यहाँ कितना है? 5 हम लोग मान के चलते हैं, और यहाँ कितना है? -5।
तो मैंने आपको बोला चलो इस सब का एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे, इन सब के एडिशन में 2 ही नंबर का बताती हूँ। मान लो मैंने आपको बोला ये 2 नंबर्स का मुझे एवरेज निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे बच्चों, +5 -5 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग 2, मतलब क्या, उसमें जितने भी नंबर है उनको ऐड करो और उनको ऐड करके डिवाइड बाय जितने टोटल नंबर है उससे डिवाइड करो, है ना। मतलब ये कितने, +5 -5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो गया, ये करंट का एवरेज है, दिस इज द एवरेज करंट। और एक बात बच्चों, ये एवरेज करंट जो है ना हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखने वाले हैं, एवरेज करंट, दोनों साइड से ऐसा ब्रैकेट लगा दो या फिर बार, बट ऐसे नहीं लिखा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। पूरे चैप्टर में एवरेज को दोनों साइड से हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। तो हुआ क्या देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, दिस इज 0। अब क्या करें, ये तो 0 मिल रहा है, मतलब अगर मैं ओवर फुल साइकिल का एवरेज निकालती हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 0, क्योंकि ऊपर के प्लस है नीचे के माइनस है, दोनों के प्लस माइनस हो गए 0, इसका मतलब मुझे एवरेज क्या मिलेगा, 0। तो अब क्या करें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो करंट का या फिर वोल्टेज का एसी के लिए स्पेशली एवरेज करंट और एवरेज वैल्यू फॉर वोल्टेज हम लोग लेते हैं ओवर 1/2 साइकिल। समझ में आया, ओवर 1/2 साइकिल मतलब कितना, यहाँ पे ये कितना एंगल है, 0, देन π/2, देन पाई। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इतने साइकिल का ही हम लोग एवरेज निकालेंगे, ओवर 1/2 साइकिल का ही हम लोग एवरेज निकालेंगे और उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। फुल साइकिल के लिए हम लोग एवरेज नहीं निकालेंगे, क्योंकि फुल साइकिल का एवरेज होता है 0। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज वैल्यू मतलब क्या, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी मीन्स एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC is defined as the average of all values of current or voltage over 1/2 साइकिल। 1/2 साइकिल के लिए जो भी वैल्यूज रहेगी उन सब की एडिशन करो, उनका एवरेज निकालो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज और मीन वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकालना है बच्चों, याद ध्यान से देखना है सब लोगों ने, इसको हम कैसे निकालते हैं बच्चों। यहाँ पे एवरेज निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, कैसे निकालेंगे देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक से देखना है, फॉर्मूला बहुत आसानी में तुरंत बता सकती हूँ, लेकिन कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये साइन का एंगल है कौन सा, 0, ये साइन का एंगल कौन सा है, π/2, ये साइन एंगल है पाई, तो ये साइन एंगल है 3π/2, ये साइन एंगल है 2π, और भी इसके अंदर बहुत सारे एंगल है, मतलब 0, 10, 20, 30 अप टू 90, इन सब की वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, E = E0 sin ωt। अब इसमें E0 तो कांस्टेंट है, E0 कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स्ड है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, तो चेंज कौन हो रहा है, sin ωt। तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप किसका एवरेज निकालोगे, sin ωt का एवरेज निकालोगे इसके अंदर। E0 को लेने की जरूरत नहीं है, आप बस sin ωt का ही एवरेज निकालो। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, sin 0, कैसे देखो कैसे करेंगे, sin 0 प्लस sin 10 प्लस sin 20 प्लस sin 30, 40 अप टू कहां तक, पाई तक, क्योंकि हमें हाफ साइकिल का ही निकालना है। ऐसे सभी एंगल्स को हम कहां तक ऐड करेंगे, पाई तक ऐड करेंगे, एंड देन डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल एंगल आ रहा है उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ हम किससे डिवाइड करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, मैम आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हो, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कैसे आए ये मैं आपको बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, ये सब कुछ करना यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या करो आप सीधा, अगर मुझे यहाँ पे एवरेज निकालना है ना, तो मैं किसका एवरेज लेने वाली हूँ, बस साइन थीटा का। तो मैं क्या करूंगी,
साइन थीटा का एवरेज, ओके, इज इक्वल टू, सबको मैंने ऐड किया था, ऐड करना मतलब ही इंटीग्रेट करना होता है, तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके पाई तक, किसको, साइन थीटा, और छोटा सा एंगल को डी थीटा लगा दिया, ऐसे लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, बस ये हो गया सबका एडिशन, और इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, जो टोटल एंगल है उससे, तो डिवीजन किसका आएगा, 0 to पाई डी थीटा। बच्चों याद रखो, पूरे चैप्टर में हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, ऊपर आएगा इंटीग्रेशन और नीचे वो एंगल का यहाँ पे इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पे जो रहेगा उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। मान लो मैंने आपको कोई एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको बताया कि चलो किसका एवरेज निकालो, आई का एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे, आई का एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी ऐसे करोगे, ठीक है, आई डी टी नहीं, यहाँ क्यू डी टी आएगा बच्चों, क्योंकि देखो एक मिनट में देखो, आई का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन करंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, है ना, चेंज इन करंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, आई इंटू डी टी, ठीक है। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड से, और इंटीग्रेट करने के बाद डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लेंगे, मतलब जो फैक्टर यहाँ पे है ना उसे इसको डिवाइड कर दो, तो ये मुझे क्या मिलेगा, आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाय डी टी। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे साइन थीटा का इंटीग्रेशन चाहिए तो साइन थीटा का एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, साइन थीटा डी थीटा डिवाइड बाय डी थीटा। समझ में आया मैम, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सब छोड़ दो, बस इतना याद रखो, जब हमें एवरेज निकालना होता है तो आप क्या करो, 0 to पाई लेना है, यहाँ साइन थीटा डी थीटा लेना है, जो वैल्यू यहाँ पे है वो सीधी नीचे लिखनी है एज इट इज, दैट्स इट। समझ में आया, अब ऐसे करना है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं, कैसे देखो, सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। बच्चों साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा 0 to पाई डिवाइड बाय डी थीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ थीटा रहेगा, कहां से कहां तक, 0 to पाई तक, ठीक है। चलो अभी एक बार हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह पे पाई पुट करेंगे, कॉस थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो देखो ये आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस थीटा की जगह पे एक बार पाई पुट किया, माइनस लिया, कॉस थीटा की जगह पे एक बार 0 पुट किया, ठीक है, डिवाइड बाय पाई माइनस 0, थीटा की जगह पे एक बार पाई पुट किया, माइनस लिया, थीटा की जगह पे एक बार 0 पुट किया, तो देखो दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां कॉस माइनस एज इट इज, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 प्लस, ये माइनस माइनस बनेगा प्लस, और कॉस 0 की वैल्यू होती है +1 डिवाइड बाय पाई माइनस 0, यहाँ पे बनेगा पाई, देन उसके बाद आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस बिकम +1 डिवाइड बाय पाई, तो ये बनेगा 2 डिवाइड बाय पाई। देखो फिर साइन थीटा का एवरेज क्या निकाला, साइन थीटा का एवरेज निकाला 2, 1/पाई की वैल्यू हम लोग सॉल्व करके लेते हैं बच्चों, 2 डिवाइड बाय पाई, 2 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमें मिलती है 0.637, क्या मिलती है, आपको बस वैल्यू की जरूरत है, 0.637, ठीक है। ये बच्चों ये किसकी मिली मुझे, बस ये किसकी मिली, साइन थीटा की। हमें क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो कैसे लिखेंगे अभी इसको, देखो यहाँ पे लिखो, देयरफॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी मिलेगी हमें, इज, देखो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, है ना, इसका हमने एवरेज निकाला, और E0 तो उसके साथ है ही, तो वो कैसे लिखेंगे, एवरेज वैल्यू को लगा दो दोनों ब्रैकेट्स दोनों साइड से, इज इक्वल टू E0 और साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या है वो पुट करो 0.637। इसका मतलब क्या बच्चों, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है
0.637 इंटू पीक वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0.637 इंटू पीक वैल्यू। सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या आएगी? देखो, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज क्या बनेगी? एवरेज वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू सेम यहाँ पे I0 इंटू, अगेन यहाँ पे क्या होता है? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे I0 0.637। तो हम लोग लिखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होती है 0.637 इंटू पीक वैल्यू, 0.637 इंटू पीक वैल्यू। तो बच्चों आपको कोई भी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पूछे तो बस पीक वैल्यू को I0 को 0.637 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी आपको ये वैल्यू पूछे तो उसको 0.637 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ठीक है, इसको कहा जाता है एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आया सबको? तो बच्चों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना लिखना है आपको। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसको देखो, डिफाइन एवरेज वैल्यू एंड मीन वैल्यू ऑफ एसी एंड हेंस फाइंड द रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। 3 मार्क्स के लिए पूछा गया सवाल है। डिफाइन, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं डिफाइन एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी एंड हेंस फाइंड द रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग सिग्नल। तो आप ये दोनों का आप लोग फॉर्मूला ऐसे डिराइव कर सकते हैं। ये मैंने डेफिनेशन दी है यहाँ पे, दिस इज डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद आप लोग इसको ऐसे रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू आप लोग डिराइव कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो बहुत बार बच्चों इस टॉपिक के ऊपर है ना एक सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है पता है? मतलब ये हम आपको पता है एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग सिर्फ डीसी करंट या डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर्स, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर्स, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है। ये टॉपिक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में स्टडी किया था, राइट ना? मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर किसको कहा जाता है इसको हमने डिटेल में पढ़ा है बच्चों। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने वहां डिस्कस की है ना? तो अभी देखो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको हम लोग बस वोल्टेज या करंट मेजर करने के लिए ही यूज कर सकते हैं, वो भी डीसी, है ना? एसी के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ एक्सप्लोर हो गया है, आई थिंक ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या करो, एक्सप्लेन करो, यहाँ पे एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन व्हाई मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट यूज्ड टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, प्रोवाइड एन अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन। मतलब इनको हम क्यों नहीं यूज कर सकते, इसके लिए अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन बताओ, ये हमें बताया गया। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि वोल्ट मीटर एंड एमीटर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये आने वाले सिग्नल का एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये आने वाले सिग्नल का एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं। और ये हम लोगों ने देखा कि एवरेज वैल्यू जो है, अगर ये एवरेज वैल्यू मेजर कर रहे हैं, देखो हाँ ठीक से पहले समझ लो, फिर मैं आपको लिख के दूंगी इसका आंसर। ये आने वाले सिग्नल का एवरेज वैल्यू मेजर कर रहे हैं, मतलब ये हो गया हाफ साइकिल, ये हो गया हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। हमने देखा कि दोनों की एडिशन अगर मैंने की तो इसका एवरेज हमें कितना मिलता है, इसका एवरेज हमें मिलता है 0। अगर इन दोनों की मैं एडिशन करती हूँ तो इसका एवरेज मुझे क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब क्या कि अगर एवरेज वैल्यू दे रहा है तो वोल्ट मीटर और एमीटर कभी रीडिंग दिखाएगा ही नहीं, वो हमेशा हमें 0 ही रीडिंग दिखाएगा। तो इसके लिए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है क्या? तो है। तो हमें ऐसी प्रॉपर्टी का यूज करना है, वी हैव टू यूज टू मेजर दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी, वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ऐसी क्वांटिटी को हमें यहाँ यूज करना है, ऐसी प्रॉपर्टी को हमें यहाँ यूज करना है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती?
तो बच्चों एक प्रॉपर्टी है जिसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, जो डायरेक्शन कहीं पे भी जाए वो खुद को चेंज नहीं करेगी। वो प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों? हीट, है ना। तो हीट मतलब क्या? हीट इज इक्वल टू क्या? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यहाँ पे करंट का हो गया स्क्वायर, तो लो ये प्लस ये माइनस, तो इसके अंदर चाहे मैं प्लस वैल्यू पुट करूं माइनस वैल्यू पुट करूं तो भी ये मुझे पॉजिटिव ही आंसर देगा, है ना। तो इसका मतलब इसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज करने हैं यहाँ पे जिनका वर्किंग हीट के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ये इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है। वी हैव टू यूज टू मेजर दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, वी हैव टू यूज द इंस्ट्रूमेंट्स विच वर्किंग इज डिपेंड्स ऑन द हीट, जिसका वर्किंग हीट पे डिपेंड करता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको इसका आंसर अच्छे से लिख के देती हूँ। सब लोग चाहे तो 2 के स्पीड से मुझे भगा सकते हैं आंसर अभी, क्योंकि लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी मतलब थ्योरेटिकल है, लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो बेटर रहेगा 2x के स्पीड से मुझे भगा दो। देखो इसका आंसर क्या है? सबसे पहला पॉइंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल क्या पूछा? 1 मिनट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, नॉट गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स like voltmeter, ammeter, voltmeter, ammeter are measured average value, are measured average value of current और वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज की एवरेज वैल्यू ये मेजर करते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट, बट एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल, alternating signal average value of alternating signal is 0। अल्टरनेटिंग सिग्नल की फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये हमें वो रीडिंग नहीं दिखाएंगे। हेंस मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स will show the zero deflection, hence we cannot use this instrument। ओके, एक सेकेंड। स्पेलिंग मिस्टेक्स मीनाक्षी मैम, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। ओके, अब देखो, तो अभी क्या करना है, तो हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का मेजरमेंट, ऐसे सिग्नल्स का मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करना है? वो प्रॉपर्टी का यूज करना है जो कि चेंज इन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। सो टू measure this quantity, we have to use the property which do not depend या फिर does not depends on the change in direction,
डायरेक्शन। और ऐसी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई, दैट इज 2 मार्क्स के लिए पूछा गया जो सवाल है बच्चों ये, दैट इज हीट, दैट इज हीट। हीट ये प्रॉपर्टी है जो कि उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, तो हमें क्या करना है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं। सो वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट which is based on the heating effect, okay, hence we have to use the instruments whose working depends on the heating effect of an electric current, ओके। तो ये ऐसे आंसर हम लोग इसका लिखेंगे बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। अब देखो यहाँ पे अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल। बच्चों ये जेई का भी टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल जेई में भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये मान लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैंने आपको बताया क्या हमारे घर में आने वाला अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए हम लोग सिनोसाइडल वेव लेंगे, है ना। सिनोसाइडल वेव मतलब इसका पोटेंशियल मैंने आपको पूछा तो आप तुरंत बोलोगे मैम इट इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी होता है एसी का पोटेंशियल। तो बच्चों हमारे घर में जो पोटेंशियल आ रहा है, हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आपको पता है हमारे घर में आने वाला, वो होता है 220 वोल्ट। तो वो कौन सा वैल्यू है, आइदर इट इज एवरेज वैल्यू, आइदर इट इज मीन वैल्यू, या फिर ये आरएमएस वैल्यू है। तो बच्चों हमारे घर में जो आने वाला पोटेंशियल है वो कौन सा होता है, दैट इज आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का ही मीनिंग होता है रूट मीन स्क्वायर। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो रूट मीन स्क्वायर मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले हम करंट के लिए निकालेंगे। देखो करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो हम रूट मीन स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, इसका रूट मतलब इसका रूट लेना है, उल्टा जाते हैं हम लोग। देखो पहले स्क्वायर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का पहले स्क्वायर करेंगे, I का पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन लो। मीन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, इसको एवरेज बोलते हैं। उसका स्क्वायर रूट लो, इसी को कहा जाता है बच्चों रूट मीन स्क्वायर। क्या कहा जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग IRMS दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। देखो पहले समझ लो बच्चों, फिर डेफिनेशन में बता दूंगी आपको, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो पहले समझ लो कि रूट मीन स्क्वायर मतलब होता क्या है। बोल तो रहे हम लोग मतलब बस स्क्वायर कर दो, मीन कर दो, बस हो गया क्या, ये तो थ्योरेटिकल हो गया बच्चों, बट इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है ये समझ लो पहले। देखो मैंने एक रजिस्टर लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रजिस्टर लिया। इस रजिस्टर में से मैं सबसे पहले क्या करने वाली हूँ, एसी करंट फ्लो करने वाली हूँ। कौन सा, एसी, ठीक है। चलो फ्लो करवा दिया एसी करंट। एसी करंट फ्लो करने के बाद, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने के बाद रजिस्टर है वो तो हीट होगा ही, इसमें क्या प्रोड्यूस्ड होगी, हीट प्रोड्यूस्ड होगी। मान लो H जितनी हीट प्रोड्यूस हुई T जितने टाइम में। क्लियर, हम लोगों ने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू द रजिस्टर R विच प्रोड्यूसेस H अमाउंट ऑफ हीट इन टाइम T। इतनी हीट इसने प्रोड्यूस की, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसी रजिस्टर को ये एसी सोर्स हटा के मैं डीसी सोर्स लगाती हूँ, मतलब स्टेडी करंट पास करती हूँ। अब मैं स्टेडी करंट इस रजिस्टर में से पास करूंगी
उतने ही टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना करंट इसके अंदर से पास करना पड़ा। सेम हीट प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग स्टेडी करंट, सेम हीट प्रोड्यूस करनी है, स्टेडी करंट यूज करना है, कितने टाइम में, उतने ही टाइम में उसी रेजिस्टर में से, तो उस वक्त हमें कितनी हीट लगी, कितना करंट लगा, उस स्टेडी करंट को हम लोग बोलते हैं आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। और उसी को कहा जाता है इफेक्टिव करंट, उसी को कहा जाता है वर्चुअल वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है, वर्चुअल वैल्यू बोला जाता है, या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोला जाता है। उसके अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इसकी मैं डेफिनेशन बताती हूँ। क्या क्या बताया मैंने, अल्टरनेटिंग करंट पास करने के बाद H जितनी हीट प्रोड्यूस हुई T जितने टाइम में, उसके बाद हमने डीसी करंट लगाया, डीसी करंट पास करने के बाद उतनी ही हीट, उतना ही टाइम, उतने ही रेजिस्टर में से पास करने के लिए हमें कितना स्टेडी करंट यूटिलाइज हुआ, इस स्टेडी करंट को हम बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। इसी को कहा जाता है वर्चुअल वैल्यू, इसी को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दैट करंट या फिर ईएमएफ, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू पहले तो मैं डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद इसका रिलेशन, जैसे हमने एवरेज वैल्यू का रिलेशन निकाला बच्चों, क्या निकाला एवरेज वैल्यू का रिलेशन बताओ सब लोग। 0 पॉइंट मैंने निकाल के दिया आपको 0.637 पीक वैल्यू, 637 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीन वैल्यू मिलता है। उसी तरह एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या मिलता है देखते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो पहले मैं डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद हम लोग इसका रिलेशन देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट, अरे बच्चों एक काम करती हूँ बच्चों, एक नेक्स्ट स्लाइड लेके फिर उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। ये क्योंकि ये स्लाइड जो है ना वो वर्ड्स गायब हो रहे हैं उसके अंदर, जादुई स्लाइड है वो, तो एक अलग ही स्लाइड लेके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। डेफिनेशन आरएमएस वैल्यू का चल रहा है बच्चों, when alternating current passing through resistor R, passing through a resistor R, then it produces H amount of heat in time t, ओके ऐसे लिखो, यहाँ फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं है, इन टाइम t। उसके बाद हम लिखेंगे सेम अमाउंट ऑफ हीट कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग द स्टेडी करंट in the same resistor and in the same time, then that steady current is called as RMS value. Same amount of heat can be generated through same amount of heat can be generated through the same resistor in same time t. Same amount of heat can be generated through the same resistor in same time t by using, अब कौन सा करंट यूज करना है बच्चों, स्टेडी करंट, बाय यूजिंग स्टेडी करंट कॉल्ड एज, किसको, स्टेडी करंट को,
that steady current is called as, that steady current is called as इफेक्टिव वैल्यू, इसको इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन है, किसकी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब क्या होता है उसकी ये डेफिनेशन है। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन, किसका रिलेशन हम लोग देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर का पीक वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है, रूट मीन स्क्वायर, रिलेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर करंट विद द पीक वैल्यू, वो अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं ये भी, रिलेशन बिटवीन RMS value and peak value, relation between RMS value and peak value of an alternating current, तो बच्चों अल्टरनेटिंग करंट, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो मैं बताती हूँ क्या काम करना है हमें। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डायरेक्टली आप रूट मत निकालो, पहले क्या करो, पहले हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं, किसका, स्क्वायर का, आई स्क्वायर करो उसका एवरेज निकालो। देखो मैं बताती हूँ, हम क्या करते हैं यहाँ पे, आई, मैंने क्या बोला, आई स्क्वायर करना है, उसका एवरेज लेना है, देन स्क्वायर रूट लेना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, आई स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखते हैं, आई स्क्वायर आरएमएस, बस इसको आरएमएस लिखना है ना, तो हम आई स्क्वायर आरएमएस पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे एंड में, पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखो मैं क्या बताती हूँ, सबसे पहले हम निकालते हैं आई स्क्वायर आरएमएस। ठीक है, अभी इसका क्या निकालना है हमें, एवरेज। तो बच्चों एवरेज निकालने के लिए पहले एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू हम लोग यहाँ हर एक फॉर्मूले में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, ऊपर इंटीग्रेशन नीचे इंटीग्रेशन। यहाँ लेकिन हमें ओवर साइकिल का लेना है, एवरेज हम लोग किसका लेने वाले हैं, फुल साइकिल का। मीन में वहां पे हमने बस हाफ साइकिल का लिया था क्योंकि फुल साइकिल का हमें 0 मिल रहा था, बट यहाँ पे स्क्वायर लिया है तो फुल साइकिल का नहीं, हाफ साइकिल का नहीं, फुल साइकिल का लेना है। तो बच्चों फुल साइकिल के लिए यहाँ एंगल क्या मिलेगा, 0 पाई 2 पाई। तो देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई क्या आएगा यहाँ पे, ये आई स्क्वायर आरएमएस है, यहाँ पे करो आई स्क्वायर इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई आई स्क्वायर इंटू डी थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, ये डी थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, डी थीटा। इस तरह से हम लोग इसका एवरेज निकालते। लास्ट अभी मतलब मीन एवरेज हमने निकाला, वहां पे भी हमने सेम किया था, बस वहां 0 to पाई था, हाफ सर्कल। एवरेज के लिए आप हाफ साइकिल लेना है एंड रूट मीन स्क्वायर के लिए फुल साइकिल लेना है। अब देखो यहाँ आई की वैल्यू तो आपको पता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई 0 साइन ओमेगा टी, आई 0 साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू 0 to 2 पाई आई स्क्वायर की जगह पे ये पुट करो, आई 0 साइन ओमेगा टी ब्रैकेट स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा बच्चों, थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक। तो ये उसका हमें इंटीग्रेशन मिला। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो इसका पूरा इंटीग्रेशन मैं निकाल के देती हूँ, डायरेक्टली वैल्यू में दे सकती थी बच्चों, लेकिन मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन कैसे आया ये हमें पता होना बहुत जरूरी। इससे क्या होता है ना बच्चों, हमें आदत लगती है डेरिवेशन सॉल्व करने की। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों ने कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा, बीच में कोई स्टेप के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो हमें तुरंत समझ में आता है। इसलिए ना हर एक चीज को अंडरस्टैंड करते चलो, रोटो मत। ओके हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे
I square RMS is equal to 0 to 2 pi I 0 square, और ये रहेगा हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी थीटा डिवाइड बाय देखो थीटा 2 पाई से 0 तक है, मतलब यहाँ पे 2 पाई माइनस 0 हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई 0 स्क्वायर साइड में ले लो 0 टू 2 पाई। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे हमें क्या पुट करना है, देखो एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, हाफ एंगल फॉर्मूले हम लोग इसको कहते हैं। ये हमारा अपना हाफ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बस यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, ओमेगा टी, तो ये फॉर्मूला यूज करो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 डी थीटा, है ना। और ये 2 पाई जो है यहाँ पे बस 2 पाई बचा, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 पाई, ठीक है। देखो इसको कहा जाता है 2 पाई। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को। बच्चों इसके अंदर मैथ्स भी बहुत ज्यादा है, इंटीग्रेशन है, उस तरह से आपको पढ़ना है। तो आई 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई विल बी एज इट इज इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई। अब क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, इस 2 को है ना दोनों साइड में डिवाइड कर देती हूँ 1/2, इसको डी थीटा लगाएंगे माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा, ठीक है। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 1/2 का यहाँ पे थीटा इंटीग्रेशन आएगा 1/2 इंटू थीटा, क्योंकि 1 ये इसको बाहर निकाला तो 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आता है 0 टू 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई का 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आता है साइन 2 ओमेगा टी, है ना, डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी, एक सेकेंड, माइनस नहीं प्लस ये आएगा, ये प्लस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, ओके, इंटू डी थीटा। ये इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों साइन 2 थीटा का, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा टी मैंने पुट किया, बट अगर आपने ओमेगा टी की जगह पे थीटा भी रखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 2 जा 4 बनेगा बच्चों, ऑलरेडी यहाँ डिवाइड बाय 4 है, तो ये 4 ओमेगा बनेगा। अब देखो यहाँ पे, और ये इसका कहाँ से कहाँ तक ये होगा, डी थीटा निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ पे लिमिट लगाएंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं टी की जगह पे 2 पाई पुट करती हूँ तो ये 4 पाई बन जाएगा। 4 पाई मतलब 0। देखो एक बात समझ लो, यहाँ पे होता है 0 देन 2 पाई देन पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद 4 पाई, मतलब ये सब को टर्मिनल एंगल्स हैं। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा टर्म ये पुट करने के बाद क्या बन जाएगा, 0। इतना अगर आपने सॉल्व नहीं भी किया बच्चों तो भी चलता है, डायरेक्टली इसको यहाँ 0 पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे पुट करो 2 पाई तो क्या आता है, देखो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 1/2, और ये थीटा की जगह पे 2 पाई पुट करो और एक बार 0 तो ये 1/2 ही आएगा, और ये पूरा टर्म हमें मिलेगा 0, क्योंकि 2 पाई और 0 दोनों भी पुट करने के बाद आंसर हमें 0 मिलता है। तो देखो ये 2 एंड ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा, उसके बाद ये पाई एंड पाई भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, बच रहा बस आई 0 स्क्वायर अपॉन 2। देखो इतना बड़ा आंसर हमने सॉल्व किया और हमें इतना छोटू सा आंसर मिला। क्या, आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आई 0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब हमें लेना है इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के लिए हम लोग करेंगे आई आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई 0 स्क्वायर डिवाइड बाय √2। तो ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई 0 डिवाइड बाय √2। अगर मैं 1/√2 करती हूँ तो मुझे मिलता है 0.707। इसका सॉल्व करने के बाद आंसर हमें ये मिलता है, और ये हमारी आरएमएस वैल्यू है बच्चों। दैट इज इसको सॉल्व किया तो ये मिलेगा 0.707 इंटू I0। ये क्या है, हमारी पीक वैल्यू। तो ये रिलेशन है। सिमिलरली मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
RMS current, RMS value of alternating current, value of alternating current is equal to 0.707 into peak value. Sorry, 0.707 into peak value. Similarly, RMS value of alternating voltage मतलब ERMS, इसको हम बोलेंगे ERMS is equal to 0.707 into peak value मतलब E0. ये peak value क्या है? I0 है एंड ये peak value क्या है? E0. ठीक है, चलो तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे RMS वैल्यू. बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, ये टोटल आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए. ये इसकी डेफिनेशन पहले लिखोगे, उसके बाद ये डेरिवेशन लिखना है आपको. अगर ये डेरिवेशन आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ 0 पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों. इतना डिटेल में इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहिए ऐसे कुछ नहीं है. फिजिक्स है अपना, मैथ्स में आपको स्टेप्स की जरूरत होती है, बट यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं. टेंशन मत लो. बस आपको इंपॉर्टेंट क्या है पता है कि ये वैल्यू, यहाँ का जो टर्म है ना, ये बहुत अच्छे से लिखना है आपको. बहुत बार हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे बच्चों, I0/√2. याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है बस. ओके, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके बच्चों, अभी इसी से रिलेटेड मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस्ड होती है ओवर अ 1 साइकिल. तो कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट ओवर 1 साइकिल के लिए हम लोग ये हीट निकालने वाले हैं. तो बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लोग 10 से स्टडी करते आ रहे हैं. अभी वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ. तो देखो, हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन AC over 1 complete cycle is क्या है? H is equal to I² RT होता है बच्चों हीट का फॉर्मूला. बट हमें 1 कंप्लीट साइकिल के लिए चाहिए. तो देखो 1 कंप्लीट साइकिल कहाँ से कहाँ तक होता है? ये पूरा कंप्लीट साइकिल यहाँ होता है 0, एंगल 0 है बच्चों, लेकिन टाइम पीरियड 0 से लेके t जितना टाइम पीरियड होता है ना. एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं. तो ये कितना रहेगा? 0 से लेके t तक. और t की वैल्यू क्या होती है? 2π/ω. बहुत बार हम लोगों ने सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में भी हम लोगों ने ये बात स्टडी की है. तो 2π/ω. तो यहाँ पे हम इस ओवर कंप्लीट साइकिल के लिए फॉर वन कंप्लीट साइकिल t is equal to 0 to t is equal to t. ओके, ये हमें निकालना है. तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 से लेके t तक h हमें निकालना है. 1 मिनट, इसको इंटीग्रेट करना है ना, हमें ऐसे करते हैं. देखो h is equal to 0 to t I² r इंटू टी को बोलेंगे हम dt. ठीक है, छोटे से टाइम के लिए पहले हमने हीट निकाली और उसको इंटीग्रेट किया तो ओवर साइकिल के लिए हमें वो हीट मिल गई. ओके, अब यहाँ I का फॉर्मूला पुट कर दो. I इज इक्वल टू क्या है? I0 sin ω/t. तो ये फॉर्मूला मैं इसके अंदर पुट करती हूँ. H इज इक्वल टू 0 to t, R कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो. I² की जगह पे मैं पुट करूंगी I0 sin स्क्वायर ω/t इंटू dt. ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं. देखो sin स्क्वायर ω/t इंटू dt. अब देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I0² जो है वो भी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो. I0² इंटू r इंटीग्रेशन 0 to t, और ये sin स्क्वायर ω/t
यहाँ t इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 पाई बाय ओमेगा, ये याद रखो, साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी टी। बच्चों अभी इसका डेरिवेशन में नहीं देती आपको, और आपके बुक में दिया भी नहीं है, वैसे है, लेकिन अगर वो बहुत लेंथी हो जाएगा, वापिस आपका कंफ्यूजन होगा, बेटर रहेगा मैं इसका डायरेक्टली आंसर देती हूँ। तो बच्चों इसका आंसर है, इसका टोटल इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बाय ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा इंटू 1/2। ये इसका टोटल इंटीग्रेशन आता है। तो ये वैल्यू जब मैं इसके अंदर पुट करूंगी तो मुझे मिलेगा h इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर इंटू आर, और यहाँ पे मैं इसकी जगह पे पुट करती हूँ 2 पाई बाय ओमेगा इंटू 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू में इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू ये आई जीरो स्क्वायर एज इट इज, ये 2 में इसको डिवाइड करती हूँ, आई जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 पाई आर अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, जरा सोचो, आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2, ये आपको आई आर एम एस का वैल्यू दिख रहा है, देखो यहाँ पे कहाँ गया वो, कहाँ गया, ये वाला देखो, ये वाला आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2। तो इसकी जगह पे मैं ये फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ, है ना, इसकी जगह पे मैं ये फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ। तो h इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू 2 पाई बाय ओमेगा इंटू आर, इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, r इंटू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। तो बच्चों ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स में डिटेल में ले रही हो बच्चों, बस आप है ना स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से कॉपी करते चलो। तो बच्चों ये था हमारा आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सारे टॉपिक्स ऐसी आज हमने फाइनली ये चैप्टर स्टार्ट किया है। अब इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस में लेने वाली हूँ, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो ये हमारे एक्सरसाइज के ही सवाल मैंने लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो बच्चों यहाँ जो भी वैल्यूज रहेगी वो हमारी आरएमएस वैल्यूज होती है करंट की। मतलब यहाँ पे अगर किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई वैल्यू दिया है तो वो आपका आरएमएस वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज हम लोग यूज करेंगे, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो आपको आरएमएस वैल्यू ही फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब उन्होंने फ्रीक्वेंसी देके रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज, एंड टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू द आरएमएस वैल्यू, उसको टाइम कितना लगेगा ये हमें पूछा है। मतलब देखो आपको गिवन क्या दिया है, गिवन उन्होंने दिया है f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, और हमें स्मॉल t की वैल्यू यहाँ निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है, स्मॉल t की वैल्यू आरएमएस के लिए। तो बच्चों आरएमएस का फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या होता है आई आरएमएस इज इक्वल टू होता है आई जीरो डिवाइड बाय √2। तो ये वैल्यू पुट करके हमें स्मॉल t की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन I इज इक्वल टू वी नो द फॉर्मूला आई जीरो साइन ओमेगा टी, बट यहाँ ओमेगा डाल के फायदा नहीं क्योंकि f दिया है, तो ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई f होता है, तो वो यहाँ पुट कर दो। I मतलब क्या है, ये आरएमएस वैल्यू है, इसको आई आरएमएस करना है, इसका मतलब आई आरएमएस इज इक्वल टू आई जीरो साइन 2 पाई f इंटू टी। तो यहाँ आई आरएमएस कितना आएगा, आई जीरो डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू आई जीरो साइन 2 पाई f इंटू टी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट की है, तो ये आई जीरो गेट कैंसिल हियर, यहाँ पे मिलता है 1/√2 इज इक्वल टू साइन 2 पाई f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50 हर्ट्ज इंटू टी हमें यहाँ निकालना है। तो बच्चों 1/√2 ये साइन के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, दैट इज साइन 45। यहाँ पे मैं लिखूंगी साइन 45 की जगह पे मैं लिखती हूँ π/4 इज इक्वल टू साइन 2 पाई इंटू 50 टी लिख देते हैं। तो यहाँ दोनों साइड में साइन है, मतलब ये एंगल दोनों का इक्वल रहेगा, तो हम लिखेंगे π/4 इज इक्वल टू 2 पाई को 100 टी कर ले, है ना, तो ये बनेगा 100 पाई इंटू टी, तो ये पाई गेट कैंसल। तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, 1 अपॉन ये 100 इधर शिफ्ट किया तो डिवाइड बाय 400 होता है,
तो ये हमें मिलेगा 1/400। तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, देखो कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं, 4 इंटू 10⁻²। तो इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 1/4, मतलब क्या होगा 0.2 पाई, है ना, 25। 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब ये मिलेगा 0.25 इंटू 10⁻² की वैल्यू ऊपर शिफ्ट की तो 10⁻² बनेगा, ठीक है, सेकेंड। बस ऐसे ही रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमें मिलता है पहला आंसर। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। उसके बाद देखते हैं बच्चों और एक क्वेश्चन सेम टाइप का, ये भी स्टार वाला ही क्वेश्चन है, इसको स्टार करो। इफ द इफेक्टिव करंट, क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द इफेक्टिव करंट इन 50 साइकिल्स, मतलब यहाँ पे भी क्या देके रखा है, देखो गिवन F इज इक्वल टू 50 साइकिल मतलब 50 हर्ट्ज, AC सर्किट इज 5 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट देके रखा है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, I0 निकालना है, I0 इज इक्वल टू व्हाट, देन व्हाट इज द करंट 1/100 सेकेंड्स, मतलब हमें क्या निकालना है 1/100 सेकेंड्स में t दिया है 600 सेकेंड्स आफ्टर इट वाज जीरो, मतलब t इज इक्वल टू देके रखा है, I0 दिया है और हमें I निकालना है। देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है, I RMS, हाँ यस, ये जो है ना ये RMS वैल्यू, मैंने क्या बताया था याद है आपको कि जो भी यहाँ पे वैल्यूज दिया रहेगा ना वो कौन सा रहेगा, RMS वैल्यू। ये हमारा I RMS है, 5 एम्पियर क्या है यहाँ पे I RMS है। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो हमें I0 निकालना है, I0 निकालने के बाद वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और I भी निकालना है, व्हाट इज द पीक वैल्यू निकालनी है, एंड व्हाट इज द करंट, मतलब इस टाइम के लिए करंट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी वो भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग I RMS का फॉर्मूला यूज करके I0 निकालते हैं, क्या है I0 डिवाइड बाय √2, ये दिमाग आपको लगाना है बच्चों। एंड देन सेकेंड I निकालने के लिए फिर I0 तो अभी आपके पास जाएगा, तो I0 साइन अगेन 2 पाई FT का फॉर्मूला यूज करो एंड सेम फॉर्मूला यूज करके वापिस वो वैल्यूज पुट करो एंड देन उसको सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले I RMS का यूज करके I0 निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में I0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √2 इंटू I RMS, √2 इंटू I RMS। तो यहाँ पे I0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √2 इंटू I RMS, मतलब RMS वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे √2 की वैल्यू तो लर्न कर लो बच्चों, बहुत बार यूज करने वाले हम लोग, 1.414 इंटू 5 होगा ये, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 5 4 जा 22, 7 अगेन 2, 7.070, ये हमें आंसर मिलता है यस एम्पियर, ठीक है। ये मुझे मिला पीक वैल्यू, एक काम तो हो गया। अब देखते हैं I कैसे निकालना, सेकेंड हमें निकालना है I इज इक्वल टू करेंगे I0 साइन 2 पाई f इंटू टी, सब वैल्यूज आपके पास है, पुट कर दो। I इज इक्वल टू I0 कितना है 7.07 इंटू साइन 2 पाई इंटू f कितना दिया है 50 इंटू t कितना दिया है 1/600, ठीक है। अब यहाँ 0 0 कैंसिल हो रहा है ना, ये कितना होगा 12 5 एंड ये कितना होगा 6, मतलब देखो ये क्या मिला, I इज इक्वल टू 7.07 साइन, क्या क्या समझ में आया बच्चों, नहीं तो बोलेंगे मैम अपने ही करते हो। देखो मैंने क्या किया 50, कुछ बच्चों के कमेंट्स होते मैम अपना कैलकुलेशन मत करो, बताया करो। देखो मैंने 0 कैंसिल किया है एंड 5 12 जा कितना हुआ 60, क्लियर, 5 12 जा 60, देन ये 2 से ये मैंने 12 को कट किया, दैट इज 2 6 जा 12, है ना, और ये साइन क्या बनेगा फिर π/6, बच्चों साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, है ना, तो यहाँ पुट करो। I इज इक्वल टू बनेगा 7.07 इंटू 1/2, तो ये बनेगा 2 3 जा 6, 0.2 5 जा 10, देन अगेन 2 3 जा 6 5, ओके। I इज इक्वल टू 3.535 एम्पियर, ये मुझे मिलता है करंट।
समझ में आया सबको? 3.535 एम्पियर। तो बच्चों ऐसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। ये न्यूमेरिकल्स जो है आप सॉल्व करके देख। बच्चे क्या करते हैं, वो फॉर्मूले देख के, वैल्यूज देख के डर जाते हैं, बाप रे बहुत डेंजर। इतना डेंजर नहीं होता बच्चों, बहुत आसान है। आप सॉल्व करते चलो, बस सॉल्व करोगे तो अपने आप आपको स्टेप समझ में आएगी और उतनी प्रैक्टिस होगी और अपने आप दिमाग चलेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है, डर को भगा दो बच्चों। क्या है ना, हम डरते हैं ना तो डर ज्यादा डराता है। डर को भगा दो। डर को भगाओगे तो अपने आप वो न्यूमेरिकल्स आपको डरने लगेंगे। ठीक है ना? ओके, रुको आज हम इतना ही लेने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे। आगे का देखो, एसी सर्किट का है ना, ये स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट आगे का जो है ना बहुत आसान है। इसमें भी क्या, आप लोग डेरिवेशंस, वो इंटीग्रेशन थोड़ा हार्ड, जिनका मैथ्स नहीं उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो आप क्या करो, बस उसकी वैल्यूज भी लर्न करके गए ना बच्चों, फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है? इंटीग्रेशन अगर बहुत हार्ड लगे, उसके फॉर्मूले डायरेक्ट पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? तो बच्चों आज हम यहाँ पे रुकते हैं, कल हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।